हेलो हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सरफेस टेंशन एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो उसको जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सरफेस टेंशन और डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो सरफेस टेंशन और डेंसिटी के बीच में मैक्लोइड ने 1923 में एक रिलेशन डिफाइन किया था। रिलेशन क्या है कि गामा रेज़्ड टू पावर 1/4 डिवाइडेड बाई डी माइनस डी इज इक्वल टू सी। सी यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो गामा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सरफेस टेंशन को, जो कैपिटल डी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड को, स्मॉल डी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है डेंसिटी ऑफ द वेपर को, और जो सी है ये जो हमने बोला था कि ये कांस्टेंट है, और जो ये कांस्टेंट है ये इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो जो सी फैक्टर है वो आपका चेंज नहीं होगा। तो मतलब जो सी है वो आपका इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर होता है। तो मैक्लोइड ने ये रिलेशन बताया था किसके बीच में, डी डेंसिटी और सरफेस टेंशन। मतलब सरफेस टेंशन किसी लिक्विड का उसकी डेंसिटी के साथ में किस तरीके से रिलेटेड होता है। तो इस रिलेशन के बेसिस पे बाद में 1924 में जो सुजडेन एक दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने क्या बताया कि अगर इस रिलेशनशिप को अगर हम उसके मोलिकुलर मोलिकुलर मास से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगी। अगर मान लिया कि कैपिटल M इसका मोलर मास है, मैंने उसको मल्टीप्लाई किया है m इंटू गामा पावर 1/4 डिवाइडेड बाई d माइनस डी इज इक्वल टू c, जो कांस्टेंट था यहाँ पे दिस c, और इंटू m। ठीक है, जो यहाँ पे जो मोलर मास है और जो कांस्टेंट है इसके मल्टीप्लिकेशन को इक्वल लिखा है मैंने यहाँ पे P के बराबर, और जो ये P है इसको हम बोलते हैं पैराकोर। ये सरफेस टेंशन के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करने के लिए एक पैरामीटर होता है। तो हमें किसकी टर्म में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम किसकी टर्म में डिफाइन करेंगे, दिस पैराकोर। तो हमें पैराकोर का पता होना चाहिए, तो हम पैराकोर को यहाँ से लिखेंगे कि दिस पैराकोर इज इक्वल टू m इंटू गामा रेज़्ड टू पावर 1/4 डिवाइडेड बाई डी माइनस डी इज इक्वल टू पी। तो यहाँ से इस रिलेशन को मैंने बोला है कि दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के चल रहे हैं कि m इंटू गामा पावर 1/4 डी माइनस डी इज इक्वल टू पी। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि किसी लिक्विड के लिए जो पैराकोर हम डिफाइन करेंगे वो बराबर होगा उसके सरफेस टेंशन को अगर हम उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके अगर डेंसिटी से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे ओके। अब इस पर मैंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऑपरेट किए हैं। रिस्ट्रिक्शन क्या है, पहला रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अगर हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे बात करते हैं, अगर आपने टेम्परेचर को बहुत ही ऑर्डिनरी टेम्परेचर रखा है, मतलब लो टेम्परेचर रखा है, तो वहाँ पे जो स्मॉल डी है, स्मॉल डी हमने बोला था रिप्रेजेंट करता है डेंसिटी ऑफ दी वेपर को। तो जो स्मॉल डी है, जो डेंसिटी ऑफ वेपर है, वो डी इज़ वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू कैपिटल डी। तो मतलब जो वेपर की डेंसिटी होगी वो उस लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत ही कम होगी। तो इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इस स्मॉल डी को इस इक्वेशन में मैं नेगलेक्ट करूँगा तो ये इक्वेशन मॉडिफाई होके क्या बनेगी, दिस विल बी m इंटू गामा रेज़्ड टू पावर 1/4 डिवाइडेड बाई कैपिटल D इज इक्वल टू P। मतलब पैराकोर किसके बराबर बच जाएगा आपको, यहाँ से देखो इस इक्वेशन में मैंने जो स्मॉल d था उसको हटा दिया है। क्यों हटा दिया, क्योंकि हम इसको एक नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन पे हम इसको लेके चल रहे हैं। तो वहाँ पे जो वेपर प्रेशर जो वेपर है उसकी डेंसिटी बहुत ही लो होती है। तो लो डेंसिटी की वजह से D की जो वैल्यू होगी कंपेरेटिवली लिक्विड की डेंसिटी से वो बहुत ज़्यादा कम होने वाली है। तो इसलिए हम उसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो रिड्यूस्ड इक्वेशन हमारे पास बची है वो हमारी क्या बनी है, m इंटू गामा पावर 1/4 बाई डी इज इक्वल टू पी। अब इस इक्वेशन के अंदर देखो जो m को हमने क्या बोला था, दिस इज द मोलर मास ऑफ द लिक्विड, d क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो m बाई डी, यहाँ पे m बाई डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, v के बराबर। m बाई डी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, v किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, v विल रिप्रेजेंट हियर मोलर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। तो ये v क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका मोलर वॉल्यूम। तो अब हम क्या करेंगे, इस m बाई डी को रिप्लेस कर देंगे इस v से। तो v मैंने यहाँ पे लिखा v इंटू गामा रेज़्ड टू पावर 1/4 इज इक्वल टू पैराकोर। तो मतलब यहाँ से अगर मुझे पैराकोर को डिफाइन करना हो तो पैराकोर को मैं क्या डिफाइन करूँगा कि पैराकोर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू v मीन्स मोलर वॉल्यूम इंटू सरफेस टेंशन। और तो मतलब यहाँ से हम सरफेस टेंशन और उसके मोलर वॉल्यूम के प्रोडक्ट के बराबर है। सरफेस टेंशन की पावर क्या है यहाँ पे 1/4। ठीक है, तो यहाँ से हम पैराकोर को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अगर मेरे को पैराकोर को डिफाइन करना हो तो मैं यहाँ पे कुछ
कंडीशंस इसके ऊपर लगा देता हूँ। यहाँ पे कंडीशन क्या लगा देते हैं, सपोज या मानते हैं इफ़ गामा इज इक्वल टू 1, अगर गामा इक्वल टू 1 हो जाए, अगर इस इक्वेशन के अंदर, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, चलो सेकंड इक्वेशन के अंदर अगर गामा की वैल्यू 1 हो जाए, तो अगर ये 1 हो गया तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दिस V इज इक्वल टू P। तो वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, पैराकोर के बराबर। वॉल्यूम किसके बराबर हो गया, यहाँ से इसके जो मोलर वॉल्यूम है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसका पैराकोर। तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं कि पैराकोर ऑफ ए लिक्विड इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड at a temperature at which the surface tension of liquid is unity। देखो हमने क्या डिफाइन किया यहाँ से, पैराकोर को मैंने डिफाइन किया, पैराकोर ऑफ ए लिक्विड इज द मोलर वॉल्यूम, किसके बराबर है वो, इसके मोलर वॉल्यूम के, एट ए टेम्परेचर, किसी ना किसी टेम्परेचर पे हम इसको डिफाइन करेंगे, जिस टेम्परेचर पे उसके मोलर वॉल्यूम के वो बराबर है, एट विच द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज यूनिटी, मतलब जिस टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा आपका, यूनिटी। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, उस लिक्विड का जो मोलर वॉल्यूम है उसके पैराकोर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यहाँ से हम पैराकोर को डिफाइन कर रहे हैं कि P इज इक्वल टू क्या है, उसके मोलर वॉल्यूम के बराबर, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे कि पैराकोर की प्रॉपर्टीज के बारे में। पैराकोर प्रॉपर्टीज, तो पैराकोर की यहाँ पे हम दो प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं। पहली एडिटिव, पैराकोर इज एडिटिव इन नेचर। पैराकोर जो होती है वो क्या होती है, लिक्विड की जो पैराकोर हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज एडिटिव इन नेचर। और सेकंड हम डिफाइन करेंगे दैट इज आल्सो कॉन्स्टिट्यूटिव इन नेचर। तो जो पैराकोर होती है वो क्या होती है आपकी, एडिटिव इन नेचर होती है और कॉन्स्टिट्यूटिव इन नेचर होती है। तो यहाँ से इन दो प्रॉपर्टीज़ का क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्या बताना चाहती हैं। तो एडिटिव प्रॉपर्टीज़ का देखो, पहले हम देखते हैं कि एडिटिव नेचर क्या है पैराकोर का। तो हम पहले बात करेंगे एडिटिव नेचर के बारे में। तो एडिटिव नेचर किसको डिफाइन करेगा, अगर सपोज करो हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है और मुझे उस मॉलिक्यूल के लिए पैराकोर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं उसके पैराकोर की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ तो मुझे उसके मॉलिक्यूल के अंदर जितने टोटल एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके सम के बराबर होती है। तो मतलब यहाँ से मैं क्या डिफाइन कर सकता हूँ, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज दैट property the total value of which is the sum of the values of its constituents एटम्स। मतलब जो मॉलिक्यूल जिन एटम से मिलके बना हुआ है, टोटल वैल्यू जो उसकी टोटल वैल्यू होगी वो उनके सबके सम के बराबर होगी। तो यहाँ से मैं जो एडिटिव नेचर है पैराकोर का वो किस टाइप की पैराकोर को डिफाइन करता है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी, ये डिफाइन करती है एटॉमिक पैराकोर को। किसको डिफाइन करेगी ये इसकी एटॉमिक पैराकोर को डिफाइन करती है। तो मतलब मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि जो एडिटिव प्रॉपर्टी है जो पैराकोर की वो डिफाइन करती है एटॉमिक पैराकोर को। इसका मतलब जो पैराकोर है वो आपकी कितने टाइप की हो सकती है, यहाँ से देखो एडिटिव की वजह से तो एटॉमिक पैराकोर होगा, और जो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है
उसकी वजह से भी वो उसके अंदर पैराकोर होती है, तो उसके बारे में भी हम देखते हैं। तो सेकंड जो थी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, इसके बारे में बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी या कॉन्स्टिट्यूटिव नेचर भी लिख सकता हूँ मैं इसका, ठीक है। तो ये किसको डिफाइन करता है, तो कॉन्स्टिट्यूटिव नेचर किसको डिफाइन करता है, इसके बारे में लिखेंगे। ए कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉलिक्यूल, द कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज डिफाइंड as that property which depends on the constitution of the molecule। ओके तो यहाँ से देखो हमने एडिटिव प्रॉपर्टी में देखा था कि एडिटिव प्रॉपर्टी की जो टोटल वैल्यू है वो डिपेंड करती है और किसके बराबर होती है, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम। मतलब एक मॉलिक्यूल जितने एटम से मिलके बना हुआ है उन सब की वैल्यूज का सम किसके बराबर होता है, टोटल वैल्यू के बराबर। तो टोटल वैल्यू जो आती है उस वैल्यू को हम बोलते हैं उसकी एटॉमिक पैराकोर। यहाँ से जो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है वो डिफाइन किसको कर रही है, द कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज दैट प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जिन मॉलिक्यूल से जो मॉलिक्यूल है आपका जिन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, मतलब जैसे उस मॉलिक्यूल के अंदर आपके रिंग हो सकती है, जैसे हम मान लो साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो उनमें क्या होता है, आपका 3 मेंबर रिंग होती है, 4 मेंबर रिंग होती है, 5 मेंबर रिंग होती है, 6 मेंबर रिंग होती है। तो वो रिंग जो बन रही है वो, या फिर किसी मॉलिक्यूल के अंदर जैसे आपके मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, तो वो बॉन्ड जो होते हैं या जो रिंग उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है, तो हम जनरली ये कहना चाहते हैं कि जिनसे उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी डिफाइन किसको करना चाह रही है कि जिनसे वो मॉलिक्यूल मिलके बना हुआ होता है, तो उन सब को हम इसके अंदर कंसिडर करके चलते हैं। तो यहाँ से जो ये पैराकोर डिफाइन होती है, इस टाइप की पैराकोर को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल पैराकोर। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल पैराकोर, ठीक है। तो देखो जो टोटल पैराकोर अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो टोटल पैराकोर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसकी एटॉमिक पैराकोर प्लस स्ट्रक्चरल पैराकोर। अगर हम किसी लिक्विड के लिए टोटल पैराकोर को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टोटल पैराकोर किसके बराबर होता है, उसके एटॉमिक पैराकोर के बराबर और उसके स्ट्रक्चरल पैराकोर के बराबर। तो स्ट्रक्चर और एटॉमिक पैराकोर का मतलब क्या है कि एटॉमिक पैराकोर के अंदर तो हम देखेंगे कि उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, हर एक एटम की अलग अलग वैल्यू होती है पैराकोर की, तो हमें वो वैल्यूज पता होनी चाहिए। उनको हम क्या करते हैं, सभी एटम्स की पैराकोर को सम करेंगे, ऐड करके जो निकालेंगे वो वैल्यू आएगी, वो हमारी एटॉमिक पैराकोर की वैल्यू होती है। ऐसे फिर स्ट्रक्चरल पैराकोर के अंदर एटम्स की वैल्यूज को तो हमने कंसीडर कर लिया एटॉमिक पैराकोर के अंदर। उसके बाद जो उसके अंदर मान लिया कि रिंग बन रही है, कितने नंबर ऑफ रिंग बन रही है, मान लिया 1 रिंग बन रहा है, 2 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, तो वो टोटल जितने रिंग बन रहे हैं वो प्लस उसके अंदर कितने टाइप के बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, हर एक बॉन्ड, मान लिया उसके अंदर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो दोनों डबल बॉन्ड की वजह से उसके अंदर कितना पैराकोर आएगा, ट्रिपल बॉन्ड भी अगर प्रेजेंट है तो उसकी वजह से कितना पैराकोर उसके अंदर होगा। तो हमें वो सब पैराकोर्स की वैल्यू को उसके अंदर कंसीडर करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि जो टोटल पैराकोर अगर हमें कैलकुलेट करना पड़े तो वो किसके बराबर होता है, उसके एटॉमिक पैराकोर और उसके स्ट्रक्चरल पैराकोर के बराबर, ठीक है। तो टोटल पैराकोर निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, हमें एटॉमिक पैराकोर भी कैलकुलेट करना आना चाहिए और हमें स्ट्रक्चरल पैराकोर भी कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो उसके लिए हमें कुछ एटम्स के पैराकोर वैल्यूज गिवन होते हैं, उनको हम याद रखेंगे। कुछ एटम्स की जो पैराकोर वैल्यूज़ हैं वो एक टेबल में बना लेता हूँ, उस टेबल के अंदर जो पैराकोर की वैल्यूज़ हैं उनको हम देखते हैं कि क्या किस एटम की पैराकोर वैल्यू क्या होती है।
तो टेबल में हम देखेंगे, देखो मैंने टेबल बना लिया यहाँ पे। तो एटॉमिक पैराकोर लिखा हुआ मैंने और स्ट्रक्चरल पैराकोर। तो जो कुछ एटम्स हैं जिनकी पैराकोर की जनरली हमें वैल्यूज की ज़रूरत पड़ती है जब हम टोटल पैराकोर को कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल पैराकोर कैलकुलेट करने के लिए जिन एटम्स की पैराकोर की वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे मान लिया यहाँ पे मैंने लिखा है कार्बन, एटम लिखा है और उसकी सामने पैराकोर वैल्यू को मैंने लिखा हुआ है। ऐसे इधर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है और उसकी पैराकोर वैल्यू को मैंने लिखा हुआ है। तो कार्बन की पैराकोर वैल्यू होती है 4.8, मतलब एक सिंगल कार्बन की पैराकोर वैल्यू क्या होती है आपकी 4.8 के बराबर। H की पैराकोर वैल्यू है 17.1, ऑक्सीजन की पैराकोर वैल्यू होती है 20, क्लोरीन की पैराकोर वैल्यू है 53.8, ब्रोमीन की पैराकोर वैल्यू है आपकी 68, आयोडीन की पैराकोर वैल्यू होती है 90, नाइट्रोजन की पैराकोर वैल्यू होती है 12.5, फॉस्फोरस की पैराकोर वैल्यू होती है 37.7 और सल्फर की पैराकोर वैल्यू होती है 48.5। ठीक है, तो ये तो एटम्स की होगी जो जनरली हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स यूज होते हैं हम उनकी पैराकोर वैल्यूज को याद रख सकते हैं। ऐसे ही देखो इधर स्ट्रक्चर की पैराकोर वैल्यू मैंने लिखी है। अगर सिंगल बॉन्ड है कहीं पे, अगर किन्हीं के बीच में, किन्हीं एटम्स के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो उसकी पैराकोर की वैल्यू क्या होती है 0। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड आ जाएगा तो डबल बॉन्ड की पैराकोर वैल्यू होती है 23.2, ट्रिपल बॉन्ड की पैराकोर वैल्यू होती है 46.6। अगर कहीं पे 3 मेंबर्ड रिंग बन रही है तो उसकी पैराकोर की वैल्यू कितनी होगी 16.7। 4 मेंबर है तो 11.6, 5 मेंबर्ड है तो 8.5, 6 मेंबर रिंग है तो 6.1, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर है तो उसकी पैराकोर की वैल्यू होती है -1.6। अगर ऑक्सीजन एस्टर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसकी वैल्यू होती है पैराकोर की 60। तो इस तरीके से हम अगर किसी मॉलिक्यूल की पैराकोर वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें उसके अंदर जो एटम्स, जो बॉन्ड या जिस टाइप का उसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसके अंदर टोटल जितने टाइप की पैराकोर हो सकती है। तो जनरली पैराकोर को हमने 2 टाइप का डिफाइन किया है। टोटल पैराकोर के अंदर एटॉमिक पैराकोर को कंसिडर करते हैं और दूसरा हम उसके अंदर स्ट्रक्चरल पैराकोर को कंसिडर करते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर जो इधर मैंने लिखा है सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड, रिंग वाले जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आएंगी और एटम की, इंडिविजुअल एटम की जो पैराकोर होती है उनकी वैल्यूज को भी हमने लिखा है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं जिसमें हम उस मॉलिक्यूल के लिए उसकी पैराकोर वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखते हैं अभी। तो देखते हैं हमारे पास एक मॉलिक्यूल दे रखा है, इस मॉलिक्यूल की हमें पैराकोर वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इस मॉलिक्यूल का नाम है क्यूनोन, दिस इज क्यूनोन। तो क्यूनोन की पैराकोर वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं कि कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं और इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो देखो इसके अंदर 6 तो कितने हैं इसमें, कार्बन कितने हैं 6 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5 6 तो इसके अंदर कार्बन हो गए। और हाइड्रोजन कितने इसमें 1 2 3 4 पोजीशन पे क्या है इसमें हाइड्रोजन लगे हुए हैं और 2 क्या है इसके अंदर ऑक्सीजन, एक इधर दिखाई दे रहा है आपको और एक इधर दिखाई दे रहा होगा। तो टोटल 2 इसके अंदर क्या हो गए ऑक्सीजन हो गए हैं। और क्या है इसके अंदर देखो, ये तो इसका एटॉमिक पैराकोर कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि मेरे को कार्बन का पैराकोर पता है, हाइड्रोजन का पैराकोर पता है, ऑक्सीजन का पैराकोर पता है। तो उससे मैं जो कैलकुलेट करूँगा टोटल पैराकोर वो क्या आ जाएगी हमारी एटॉमिक पैराकोर की वैल्यू। अगर मेरे को इसके अंदर स्ट्रक्चरल पैराकोर को भी कंसिडर करना है तो उसके अंदर देखो यहाँ पे एक तो ये रिंग दिखाई दे रही है आपको और इसके अंदर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं मेरे को। तो टोटल डबल बॉन्ड कितने इसके अंदर 1 2 3 और 4 क्या है इसके अंदर डबल बॉन्ड, 4 इसमें हो गए हमारे डबल बॉन्ड। ठीक है, और एक क्या है इसके अंदर 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से तो क्या है कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल पैराकोर और यहाँ से जो कैलकुलेट करेंगे वो हमारी हो जाएगी एटॉमिक पैराकोर। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो कार्बन की पैराकोर की वैल्यू होती है, एक सिंगल कार्बन की होती है, हमने याद किया था 4.8, हाइड्रोजन की मैंने बताया था 17.1 के बराबर होती है और ऑक्सीजन की होती है 20। ठीक है, तो कार्बन की, एक कार्बन की कितनी है 4.8, एक हाइड्रोजन की कितनी है 17.1, एक ऑक्सीजन की कितनी है 20। ऐसी डबल बॉन्ड की पैराकोर की वैल्यू हमने देखी थी कितनी थी 23.2। डबल बॉन्ड के, एक डबल बॉन्ड की पैराकोर की वैल्यू कितनी है 23.2 और जो 6 मेंबर्ड रिंग है इसके पैराकोर की वैल्यू कितनी होती है, दिस इज इक्वल टू 6.1। तो देखो मेरे को इनकी पैराकोर वैल्यूज पता है, तो मेरे को क्या करनी है, इस मॉलिक्यूल के लिए पैराकोर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो टोटल
पैराकोर विल बी इक्वल टू क्या, देखो यहाँ से हम लिखेंगे इसको 6 इंटू पैराकोर, यहाँ से लिखेंगे 6 इंटू पैराकोर ऑफ कार्बन प्लस 4 इंटू पैराकोर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 2 इंटू पैराकोर ऑफ ऑक्सीजन प्लस 4 इंटू पैराकोर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस 1 इंटू पैराकोर ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग। तो सबकी वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे और फाइनली जो पैराकोर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो इसकी आएगी 236.1। ये आप लोग वैल्यू को पुट करके यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पैराकोर को मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। थैंक यू।